मित्र बंधु एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अंकित मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं एक नए पॉइंट से। नया पॉइंट आज का होगा सम संख्या। सम संख्या, इवन नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें दो से पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है सम संख्याएं कहलाती हैं। कैसे दो से? जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, यदि वो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर हमारा इवन नंबर होता है। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। आइए देखते हैं परिभाषा को पहले। जैसे देख लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट। ठीक है ना। अब कैसे, आइए उदाहरण के माध्यम थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे ये संख्या सम संख्या है और कैसे नहीं है। आइए कोई भी नंबर ऐसे हम लेके चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ले लिए 8, ठीक है ना। तो 8 कैसी संख्या है, सम है कि विषम? तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे नंबर, जैसे मान लीजिए 4 को भी 2 से चेक करते हैं, 2 2 जा 4। जैसे मान लीजिए 16, इसको भी 2 से चेक करते हैं, 2 8 जा 16। तो ऐसे नंबर जिन्हें 2 से डिवाइड किया जा सके, जिन्हें 2 से पूरी तरह विभाजित किया जा सके, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। आइए हम जान लेते हैं कि यदि हमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि ऋणात्मक संख्याएं सम संख्या हो सकती है या नहीं, तो हम लोग इसको स्टार करके नोट कर लेते हैं। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। हम सभी लोग इसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो क्वेश्चन हम लोगों से पूछेगा, क्या पूछेगा क्वेश्चन? तो हम लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि ऋणात्मक संख्याएं डॉट डॉट हो सकती हैं या ऋणात्मक संख्याएं भी सम संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती है। हम लोग इसको बता सकते हैं। क्या लिखेंगे? स्टार बना के लिख लीजिए कि ऋणात्मक संख्या भी सम संख्या होती है। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं और अगला पॉइंट हमारा होगा विषम संख्या किसे कहते हैं। आइए विषम संख्या के बारे में जानते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या ओड नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं किया जा सकता है, ये संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं।
क्या कहें परिभाषा? ऐसी संख्याएं जिसे 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं किया जा सकता वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। आइए लिख लेते हैं परिभाषा। ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं किया जा सकता विषम संख्या कहलाती है। जैसे देखिए, आइए देख लेते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट। आइए इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आखिर 2 से विभाजित नहीं होने का मतलब क्या हुआ। देखिए ऐसे नंबर, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर, जैसे हम लोग 3 ले लेते हैं। ये 3 को हम 2 से डिवाइड करना चाहें तो क्या पूरी तरह से 3 डिवाइड हो सकता है? क्या पूरी तरह 3 विभाजित होगा? तो हम ये कहेंगे कि 3 को 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं किया जा सकता। तो हमें ये पता है कि ऐसी संख्या जिसे 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं किया जा सकता वो संख्या कैसी कहलाती है? विषम संख्या। आइए एक और इसमें भी स्टार बना के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित पॉइंट है, इसको भी नोट कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूछता है कि क्या ऋणात्मक संख्याएं विषम संख्याएं हो सकती हैं? कैसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या ऋणात्मक संख्याएं विषम संख्या हो सकती है? तो हम लोग पॉइंट बना लेते हैं कि विषम संख्या भी ऋणात्मक संख्या होती है, या हम ये कहें कि ऋणात्मक संख्याएं भी विषम संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है ना? आइए इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। अब हमारा अगला पॉइंट होगा, आइए इसको मिटाते हैं और अगले पॉइंट पे चलते हैं। आइए देखते हैं, अगला पॉइंट होगा हमारा भाज्य संख्या। इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या, इसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये, इस पॉइंट से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है और वो बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, हमें पता होता है फिर भी हम उसका उत्तर गलत कर देते हैं। आइए इसको बड़े ध्यान से समझते हैं कि ये क्या है, भाज्य संख्या कहते किसे हैं और भाज्य संख्या में गुण कौन से हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या आखिर हो क्या सकती है। देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, कम से कम 3 गुणनखंड या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या होने के लिए किसी भी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होने अनिवार्य होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके
कम से कम 3 गुणनखंड हो या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। आइए परिभाषा नोट कर लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। देखिए क्या क्वेश्चन कहा? ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे पहला चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमसे प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। क्या क्वेश्चन पूछता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। कौन है? 4। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आखिर 3 गुणनखंड का क्या मतलब हुआ, 2 से अधिक गुणनखंड का क्या मतलब हुआ, आखिर 4 ही हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्यों हुई, आखिर 1 2 3 ऐसे क्यों नहीं हो पाई कि ये हमारी भाज्य संख्या है। आइए सबको समझते हैं। देखिए यदि हम मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं 2, ठीक है ना। सबसे पहले तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 या 2/2। इसके बाद क्या नंबर आता है? 3, 3/1 या 3/2, 3/3। ऐसी संख्या है, इसके भी कितने गुणनखंड हुए? केवल 2 गुणनखंड हुए। लेकिन जब 4 पे आते हैं तो 4/1, 4/2 और 4/4। देखिए 4 एकम 4, 2 दूनी 4 और इसको 1 से विभाजित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या देखिए 1 2 3 कितने गुणनखंड हुए? 3। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक या 3 या 3 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब हमको अपने दिमाग में ये बना के रखना है कि भाज्य संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड होने आवश्यक है। ऐसी संख्या जिनके 3 गुणनखंड होंगे वही संख्या भाज्य संख्या की श्रेणी में आएगी, बाकी संख्या भाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आती है। तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। अब बताइए 4 के बाद अगली कौन सी भाज्य संख्या हो सकती है? आइए और देखते हैं। अब देखिए सबसे छोटी संख्या जैसे 4 हो गई, फिर 4 के बाद देखिए 5, 5/1 और 5/5, तो ये भी कैसी संख्या? भाज्य नहीं है। फिर देखिए 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/6। तो 6 के कितने गुणनखंड हुए? 1 2 3 और या 3 से अधिक। मतलब 3 गुणनखंड होने आवश्यक हैं। जिस संख्या के 3 गुणनखंड होंगे वही संख्या भाज्य संख्या हो सकती है। जिनके 3 से कम गुणनखंड होंगे वो संख्या भाज्य संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। आइए अगले नंबर पे देखते हैं। जैसे देखिए 4 के बाद कौन सी संख्या हमारी भाज्य है? 6। 6 के बाद कौन है? 8। 8 के बाद कौन है? 9 और इसी प्रकार हम संख्याओं के क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए अगला पॉइंट हम अब पढ़ना शुरू करते हैं जिसका नाम है अभाज्य संख्याएं। आखिर भाज्य संख्याओं के 3 गुणनखंड हो सकते हैं, तो अभाज्य संख्याएं क्या है? अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है अगला पॉइंट हमारा? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं होती हैं भाज्य संख्याएं। वो दो गुणनखंड कौन कौन से? वो दो गुणनखंड एक और वो संख्या स्वयं। ऐसी संख्याएं, अब लिखिए परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अभाज्य संख्या कहलाती है। इसी के दूसरे रूप में हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? आइए एक और परिभाषा इसकी देख लेते हैं। दूसरे रूप में कैसे परिभाषित कर सकते हैं? ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। लिख लेते हैं, इसको भी नोट कर लेते हैं। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे हमसे अब यहां भी एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए, आइए इसके गुण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। क्या पूछता है क्वेश्चन? आइए स्टार बना के इसको, है ना, स्टार बना के पढ़ते चलते हैं। क्या कहते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगला स्टार बना लेते हैं। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। फिर अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है इसी से संबंधित कि 1 से 50 के बीच में कुल 1 से 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? इसको भी लिख लेते हैं। 1 से 50 के बीच में 1 से 50 के बीच में 15, 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15 अभाज्य संख्याएं हैं। तो यही चीज अगले पॉइंट बना के लिख लेते हैं कि 1 से
100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में, 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं। और एक नोट करके लिखेंगे हम लोग। मेरे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, हम सभी के मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसी संख्याएं जो केवल 2 गुणनखंड रखती हैं वो अभाज्य संख्या, 1 और 2। तो मेरे मन में आना चाहिए आखिर एक जो संख्या 1 है, तो 1 के तो केवल एक ही गुणनखंड है, 1 केवल स्वयं से विभाजित हो रही है, तो 1 कैसी संख्या है। तो आइए नोट के माध्यम से इसको नोट कर लेते हैं और लिखते हैं कि 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। लिख लेते हैं, 1 ना तो भाज्य संख्या है, ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। देखिए हमारे कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितनी छोटी बात है कि हमसे पूछ देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हमें पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कौन है, 2 है। फिर क्वेश्चन क्या पूछता है कि 1 से 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। फिर क्वेश्चन क्या कह दिया कि आखिर जिनके 2 गुणनखंड हो, जिनके 3 गुणनखंड हो, है ना, तो एक भाज्य हुआ एक अभाज्य हुआ। तो जिनमें हम ये नोट करते हैं कि कोई संख्या जैसे 1 है, 1 का केवल 1 गुणनखंड हुआ, तो हम इसको दिमाग में बिल्कुल नोट करके लिखेंगे कि 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। ठीक है ना। ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्या जिनके स्वयं और 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होते, वो संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक अर्थात 3 या 3 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं, वो संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये हमें दिमाग में नोट रखना है। चलिए देखते हैं, अगला नंबर है हमारा सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। आइए देखते हैं कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और जानते हैं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। अब देखिए सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, इसको जान लेते हैं कि 2 संख्याओं का एक ऐसा युग्म, भाई 2 संख्याओं से मिलकर एक युग्म बनता है ना। किन्हीं भी 2 संख्याओं का एक ऐसा समूह, एक ऐसा जोड़ा जिसका HCF सदैव 1 ही होता है, उसके HCF 1 के अतिरिक्त कोई भी, या डायरेक्ट हम ये कहें कि 2 संख्याओं का एक ऐसा युग्म जिनका गुणनखंड संख्या 1 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड समान ना हो, तो वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। आइए देख लेते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं कि आखिर सह अभाज्य संख्याएं क्या हैं। देखिए जैसे हम कोई नंबर ले, जैसे मान लीजिए 5 और 11 ले लिए, ठीक है ना। अब देखिए और क्या ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लिए कि 2 और 3 ले लिए। और क्या ले लेते हैं, मान लीजिए अगर हम 7 और
क्या ले लें, 7 और 9 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दो संख्याओं का ये एक युग्म कहलाया, और इन दोनों का देखिए 5 का जो फैक्टर है तो 5 और 11 जो है इन दोनों में, इन दोनों के लिए केवल एक संख्या ही एचसीएफ के रूप में हमें प्राप्त होगी। इन दोनों का एचसीएफ केवल एक ही प्राप्त होगा, इन दोनों का भी एचसीएफ केवल एक ही प्राप्त होगा। तो हम सीधे सीधे ये कहें कि दो संख्याओं का एक ऐसा युग्म जिनका एचसीएफ सदैव एक होता है, वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दो संख्याओं का एक ऐसा युग्म जिनके गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई भी समान नहीं हो सकते हैं, उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, आइए थोड़ा परिभाषा, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एक ऐसा युग्म, दो संख्याओं का एक ऐसा युग्म जिसका एचसीएफ सदैव एक हो, एक प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। जैसे हम 2 नंबर ले लेते हैं, कोई भी दो नंबर, जैसे हम लिख लेते हैं कि 3 5, 5 7, 7 11 और इसी प्रकार कोई भी। देखिए इन दो संख्याओं के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे, तो दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई भी समान गुणनखंड प्राप्त हमें नहीं होंगे। यदि हम 3 और 5 का जो हमारा एक युग्म है उसका यदि हम एचसीएफ निकालें तो इसमें केवल एचसीएफ एक आता है, इसका भी एक आता है, इसका भी एक आता है। अर्थात तो हमारी दूसरी परिभाषा भी बनती है कि ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त ना हो, वो संख्याएं कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। आइए इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं और आगे हम पढ़ते हैं, अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, बस 2 पॉइंट और शेष हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। देखिए वास्तविक संख्या परिभाषा क्या कहती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या का निर्माण करती हैं। ऐसी संख्याओं का समूह जिसमें परिमेय संख्याएं भी शामिल हों, अपरिमेय संख्याएं भी शामिल हों, ये दोनों जब संयुक्त रूप से एक ग्रुप में हमको मिलेंगी तो कौन सी संख्या बनाएंगे, वास्तविक संख्या। फिर देखिए इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या देखिए किसे कहते हैं, इसको भी देख लेते हैं। सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं, सम्मिश्र संख्या को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसी संख्याएं, या डायरेक्ट हम ये कहें कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं सम्मिलित होकर के सम्मिश्र संख्या का निर्माण करती हैं। सम्मिश्र संख्या को संकेत के रूप में हम C से दर्शाते हैं और सम्मिश्र संख्याओं को A + IB के रूप में हम व्यक्त करते हैं।
ठीक है ना। अब देखिए जो वास्तविक संख्याएं होती हैं और जो काल्पनिक संख्या आयोटा बेस नंबर होते हैं जिसे हम आई से दर्शाते हैं, और हमारी ये वास्तविक संख्याएं जो होती हैं इन्हें हम संकेत में कैपिटल आर से दर्शाते हैं। और वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलन होता है, जबकि सम्मिश्र संख्याओं में किनका किनका होता है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं का होता है। अंतिम पॉइंट की ओर चलते हैं, और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये आज की क्लास का अंतिम पॉइंट भी है, जिसे हम लोग कहते हैं परिपूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, इसी को हम लोग बोलते हैं परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या, आइए देख लेते हैं। कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर देखिए, जो हमारे कंप्लीट नंबर होते हैं किन्हें कहते हैं, तो वह है प्राकृत संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर होता है, उन्हें हम परिपूर्ण या संपूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए आइए परिभाषा नोट कर लेते हैं। ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, उस संख्या के बराबर होता है, उस संख्या के बराबर होता है, परिपूर्ण संख्या कहलाता है। परिपूर्ण संख्या कहलाती है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए हम एक संख्या ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं 6। आप लोग बताइए 6 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं। तो 6 को हम कैसे कैसे विभाजित कर सकते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, ठीक है ना। और स्वयं कौन है, देखिए 1, 2, 3, 6 के गुणनखंड हमारे कौन कौन से प्राप्त हुए, 1, 2 और 3। क्या हम इन तीनों गुणनखंडों का योग करें तो क्या हमारे उस संख्या के बराबर प्राप्त होता है। तो आइए चेक करते हैं कि यदि हम इसको 1 धन 2 धन 3 कर दें तो ये हमारी संख्या किसके बराबर प्राप्त हो जाती है, 6 उसी संख्या के। अर्थात संपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या, कंप्लीट नंबर किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जिनके समस्त गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर प्राप्त होता है, उन्हें हम परिपूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है ना। ये हमारे कंपटीशन के दृष्टि से एक और उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि हमारे कंपटीशन पेपर में ये पूछा जाता है। आइए एक इसका उदाहरण और देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है हमारा, दूसरे एक और संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए लेते हैं हम क्या, 28। अब आप लोग बताइए 28 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं। देखिए 28 को किससे किससे जो है, सबसे पहले चीज 1, फिर कौन 2, फिर क्या 3 नहीं हो सकता, बहुत बढ़िया। फिर कौन हो सकता है 4, फिर कौन हो सकता है बताइए, 4 के बाद कौन हो सकता है 7, और 7 के बाद और कौन हो सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं, क्या इनको जोड़ने पर ऐसे और कोई संख्या, देखिए अब 7 के बाद कौन हो सकता है 14। क्या इन सभी गुणनखंडों का योग इस संख्या के बराबर हो सकता है। आइए चेक करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो गुणनखंड प्राप्त हुए 1 धन 2 धन 4 धन 7 धन 14, क्या हमारी जो संख्या 28 है इन गुणनखंडों का योग उस 28 के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो आइए नोट करते हैं, 2 1 3 3 4 7 7 7 14, और 14 में 14 जोड़ेंगे कितना आएगा 28।
तो यहां से ये क्लियर हो गया, हम सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसे संख्याएं जिनके समस्त गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर प्राप्त हो जाए तो वो संख्या परिपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या या कंप्लीट नंबर कहलाती है। ठीक है ना। आज की क्लास में यदि आप कहीं किसी को कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें, और आपको आज की क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगली क्लास में फिर से इसके आगे लेके नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।